हेलो बेटा, आज हम बैंकिंग का रिवीजन में हम लेंगे सेकंड लेक्चर। और बेटा ये सेकंड लेक्चर होगा बैलेंस शीट, P&L और कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स। बेटा बाकी हम सब पढ़ चुके। एक लेक्चर जो 1 घंटे का था उसमें सब कुछ कवर हो चुका। अदर देन दिस आपने ये 1 घंटे का लेक्चर और देख लिया तो 2 घंटे में आपका पूरा बैंकिंग रिवाइज हो सकता है, जिसमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कवर हो सकती है विद इन 2 आवर्स। और यदि आप उसको स्पीड से देखेंगे अपनी ओर तो आप चाहे तो उसको 1.5 आवर में भी कवर कर सकते हैं, जैसा भी आपका। मैंने कोशिश की है कि बेसिक, और बेटा कई जगह क्वेश्चन करवाना पड़ जाता है। जैसे P&L में क्या समझाऊं, तो देखिए बेटा बैंक का P&L फॉर्मेट आपको याद दिला दूं। देखिए बैंक के P&L में बेटा फॉर्मेट में सबसे पहले जो बैंक का P&L बनता है उसकी शेड्यूल जो नंबर स्टार्ट होता है बेटा वो अनलकी नंबर से स्टार्ट होता है। बैंक का P&L अनलकी से स्टार्ट होता है। यदि लेजिस्लेटर ने ध्यान रखा होता तो ये गलती नहीं होती। वो क्या करें बेटा, 13 शेड्यूल नंबर 13 से शुरू होता है P&L का। इंटरेस्ट बैंक की इनकम का सबसे मेजर सोर्स होता है, तो शेड्यूल नंबर 13 होती है फॉर इंटरेस्ट अर्न। और अदर, उसके अलावा इंटरेस्ट के अलावा सारी इनकम 14 में आती है। बेटा इंटरेस्ट इनकम चाहे बैंक को जो बैंक ने लोन दी है उस पर एडवांसेस दिए उस पर ब्याज मिले वो भी इसमें आएगा। बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट मिला वो भी इसमें आएगा। बैंक ने दूसरे बैंक में रुपया जमा किया, बैलेंस विद अदर बैंक्स, वो इंटरेस्ट मिला, ये भी इसमें आएगा। बैलेंस इस बैंक का दूसरे बैंक में आरबीआई में बैलेंस है, वो होता है ना सीआरआर कैश रिजर्व, वो आरबीआई में रखना पड़ता है, आरबीआई के लिए मनी रखी होती है, उस पर भी ब्याज मिलता है, वो इंटरेस्ट इनकम भी इसी में आएगी। हर तरह की इंटरेस्ट इनकम जो किसी भी तरह की इंटरेस्ट अर्न आएगी शेड्यूल 13 में, और उसके अलावा सारा अदर इनकम शेड्यूल 14 में। टोटल ए आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15, जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया अपने डिपॉजिट पर इसी में आएगा। जिस भी तरह का इंटरेस्ट दिया बैंक ने, डिपॉजिट पर दिया हो, कोई लोन लिया उस पर दिया हो, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आएगा शेड्यूल नंबर 15। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बैंक के बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, लीगल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, पोस्टेज, ट्रेवलिंग, एडवर्टीजमेंट, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बैंकिंग बिजनेस ऑपरेशन, वो सब आएंगे शेड्यूल 15 में। और प्रोविजन की कोई शेड्यूल नहीं होती, शेड्यूल बनती जरूर है। बैंक लॉसेस के लिए बनाता है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन ऑन एडवांसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो सब प्रोविजन इसमें आते हैं विदाउट शेड्यूल। और बेटा फिर टोटल ए में से टोटल बी घटा दिया, टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस घटा दिया, ये आता है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का 20%, नेट प्रॉफिट का 20% ट्रांसफर करना होता है स्टेचुटरी रिजर्व में, ये आपको पता ही बेटा, है ना। अब इंटरेस्ट अर्न की शेड्यूल, ठीक है बेटा। अब ये तो हम एक क्वेश्चन के साथ देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ताकि ये एक बेटा क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपका लोड काफ़ी कम हो जाएगा, आपका टाइम जरूर लगेगा। मैं कोशिश करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल आपको P&L का रिवीजन करा दूं बेटा। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का है, नोट्स का भी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर P&L ऑफ हैदराबाद बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर दिया हो बेटा। इसमें इंटरेस्ट ऑन सीसी शेड्यूल 13, सीसी मतलब बैंक ने सीसी लिमिट दे रखी है, शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट ऑन ओडी शेड्यूल 13, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन शेड्यूल 13, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इनकम कौन सी होती है बेटा, इंटरेस्ट इनकम ही तो होती है, तो ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंटरेस्ट इनकम मानी जा करके शेड्यूल 13 में आएगी। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई में रुपया जमा है सीआरआर वाला, उस पर आरबीआई ने इंटरेस्ट दिया, ये भी इंटरेस्ट शेड्यूल 13। कमीशन 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 शेड्यूल 14 अदर इनकम। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड अदर इनकम, लेकिन साथ में ये लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी अदर इनकम में लिया जाता है नेगेटिव। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, लॉस ऑन एक्सचेंज, ये सब अदर इनकम में नेगेटिव लिया जाता है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी अदर इनकम में आता है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी अदर इनकम में आता है। और लॉस अदर इनकम में कैसे आएगा, नेगेटिव ले लो, तो ये लॉस ऑन एक्सचेंज अदर इनकम में नेगेटिव आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट पेड, ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15। फिर जितने भी खर्चे नीचे दिख रहे हैं, ऑडिटर, डायरेक्टर, एडवर्टाइजिंग, सैलरी, ये फलाना ढिंका, ये ऑल एक्सपेंसेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर बेटा
अदर इन्फॉर्मेशन, ये हम फटाफट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट ऑन एनपीए, ये एनपीए आपकी एकेडमी वाला एनपीए नहीं, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला एनपीए। इस पर इंटरेस्ट इनकम तभी ली जाती है जब वो कैश में रियलाइज हो गई हुई, आपको पता है, मैंने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में। मतलब अब सीसी लिमिट पर इंटरेस्ट अर्न 820 पर कलेक्टेड 400 है, तो हमें इनकम में सिर्फ 400 कलेक्टेड ही लेना चाहिए, क्योंकि ये एनपीए वाला एडवांसेस है। तो हमें हमने ऊपर वाली इंटरेस्ट, जो ऊपर वाली इंटरेस्ट इनकम है जो गिवन है, उसमें से 420 लेस करना पड़ेगा। 820 इंटरेस्ट अर्न है पर मिला तो 400 है, तो हमें इनकम में 820 नहीं 400 लेना था, पर ऊपर इनकम में 820 जुड़ा होगा, तो 420 लेस कर देंगे। ओवरड्राफ्ट में से 450 में से 100 मिला, 350 लेस कर देंगे, और टर्म लोन में 750 में से 250 मिला, 500 लेस कर देंगे, और बचा हुआ इंटरेस्ट इनकम लिया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑन एडवांसेस, स्टैंडर्ड, ये क्लासिफिकेशन काम आएगा प्रोविजनिंग बनाने में। स्टैंडर्ड पर 0.4%, सब स्टैंडर्ड का सिक्योर्ड पार्ट पर 15%, अनसिक्योर्ड पार्ट पर 25%। यहाँ इन्होंने दिया हुआ नहीं है, हम पूरा सिक्योर्ड मान लेंगे। और फिर जो फिर ये डाउटफुल है, डाउटफुल असेट नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी 100%, और कवर्ड बाय सिक्योरिटी फॉर 1 ईयर, इस पर 25%, लॉस असेट पर 100%। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लग सकता हेल्ड टू मैच्योरिटी। ये पॉइंट हमने पढ़ा है बेसिक में, पिछले वीडियो में ही पढ़ा कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% ज़्यादा नहीं हो सकता हेल्ड टू मैच्योरिटी में। कुल इन्वेस्टमेंट 2750 है। मैंने यही एग्जांपल आपके पिछले वीडियो में लिया ही था। तो 2750 का 75% है अदर, रेस्ट इन्वेस्टमेंट, उसका वैल्यूएशन 18 लाख पर करना होगा, मार्केट वैल्यू यदि कम है तो। ये हम पढ़ेंगे। अभी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, तो बेटा हम क्वेश्चन पढ़ने पर आप खुद पढ़ लेना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, आप नोट्स निकाल लीजिए, वहां से देखते जाइए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ये हमारा इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल। तो बेटा सबसे पहले ये इंटरेस्ट अर्न में मैं कौन सा लूं? इंटरेस्ट ऑन सीसी। यस, इंटरेस्ट ऑन सीसी। बेटा ये इंटरेस्ट है 1820, इसमें से बेटा 420 ये नॉट कलेक्टेड वाला इलेस कर देंगे, तो बेटा 1400 ही इंटरेस्ट इनकम में आएगा। इंटरेस्ट ऑन सीसी। इंटरेस्ट ऑन ओडी, बेटा इंटरेस्ट ऑन ओडी 750 है। 750 में से बेटा हमें 350 लेस करना होगा, क्योंकि ये नॉट कलेक्टेड है। तो बेटा 400 इनकम में आ पाया। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1540, इसमें से 1540 में से 500 लेस कर देंगे। बेटा क्यों? 1540 जो इंटरेस्ट है इसमें से 500 क्योंकि नॉट कलेक्टेड है, तो हमने 1540 माइनस 500 लेस किया, तो 1040 बचा। ठीक है बेटा, ये इंटरेस्ट नॉट कलेक्टेड है। और आप इसका एक नोट लगा देना कि एज पर, मैं नोट नहीं लगा रहा हूं बेटा, रिवीजन करा रहा हूं। एज पर इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स, एज पर इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स इन बैंकिंग कंपनी, interest on NPA should be recognized only on cash basis as and when collected. So interest accrued but not received should not be considered as an income. तो हमने वो लेस कर दिया। ये नोट आप यहाँ पर जरूर लगा देंगे, ये नोट आपका लग जाना चाहिए, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख देंगे। फिर बेटा अगला है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा ये इनकम 840 की है, ये भी इंटरेस्ट इनकम मानते हुए यहीं आ जाएगी। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, बेटा ये इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई ये कितना है? 150, ये भी इनकम में ले लेंगे बेटा। ठीक है, फिर बेटा अब ये आया, वो नोट मैंने लिख के जगह छोड़ दी है। इसके बाद अदर इनकम है बेटा कमीशन। बेटा कमीशन, कमीशन यहां पर कमीशन बेटा 75 है, वो भी इनकम में लिया। अगला कमीशन 118 है, वो भी अदर इनकम में लिया। अगला कमीशन 82 है, वो भी अदर इनकम में लिया। बेटा मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, आपको बस याद आ जाना चाहिए। फिर बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 82, सॉरी ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कितना आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसको हम यहाँ देखें। ये इधर गया, ये इधर, ये इधर, एग्जाम में गलती हो जाती कभी कभी, बराबर लिया। यस, प्रॉफिट ऑन सेल से 27, ये हमने 27 का प्रॉफिट ले लिया अदर इनकम में। और लॉस ऑन
एक्सचेंज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी इसी में आता है, उसको ब्रैकेट में ले लो 52, अदर इनकम ही ले लो बेटा। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये 50, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट 2720 यहाँ जाएगा। उसके बाद बेटा ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर लो, मैं यहाँ पर लाइन से लिखने पड़े, ये इसका मैं टोटल कर रहा हूँ बेटा। वैसे ये 120 प्लस 250 प्लस 180 प्लस 1240 प्लस 280 प्लस 140 प्लस 50 प्लस 80 बेटा, ये है सारे 2340 है ना बेटा। अब प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी यहाँ आएगा, प्रोविजन ऑन एडवांसेस, प्रोविजन ऑन एडवांसेस, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर हम बना लेंगे 1। तो हम बनाते हैं प्रोविजन एडवांसेस बेटा, इसमें स्टैंडर्ड असेट है 3000, इस पर 0.40 मतलब 12 रुपीज का प्रोविजन। अगला है बेटा सब स्टैंडर्ड, हमने बेटा इसको मान लिया सिक्योर्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं तो मान लिया सिक्योर्ड। सिक्योर्ड पे बेटा बन रहा है 15% और अनसिक्योर्ड पे 25% बनता है, तो अनसिक्योर्ड हमने मान लिया इसमें है ही नहीं, नहीं तो 25% बनता। फिर बेटा अब है डाउटफुल, डाउटफुल सिक्योर्ड अप टू कवर्ड बाय सिक्योरिटी फॉर अप टू 1 ईयर है बेटा, इसमें अप टू 1 ईयर बेटा सिक्योर्ड पार्ट तो 50 है, इसमें बेटा 25% बनता है। और अनसिक्योर्ड पार्ट डाउटफुल का, अनसिक्योर्ड पार्ट डाउटफुल का जो अनसिक्योर्ड पार्ट है बेटा वो 200 है, इस पर 100% बनता है। और लॉस असेट बेटा वो है, लॉस असेट है 200, इस पर भी 100% बनता है। तो ये बेटा आएगा आपका प्रोविजन, ठीक है, ये प्रोविजन आएगा बेटा। मैं पूरा क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1120 का 15%, 168 अनसिक्योर्ड 0, सिक्योर्ड का जो डाउटफुल है उसका सिक्योर्ड पार्ट 50 है, 50 का 25% 12.5, 200 डाउटफुल का अनसिक्योर्ड पार्ट 100%, लॉस का 100%, ठीक है बेटा। हम बनाते हैं टोटल 12 प्लस 168 प्लस 12.5 प्लस 400 बेटा। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसको माफ करना, 592.5 ये प्रोविजन आ गया। अब एक बेटा ये तो हो गया प्रोविजन ऑन एडवांसेस। अब प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा वो हमको वहां पहले लिख के आना पड़ेगा कि हमें वैल्यूएशन में क्या करना पड़ता है। जो हेल्ड टू मैच्योरिटी है, हेल्ड टू मैच्योरिटी ये एट कॉस्ट के लिए होता है, और अदर्स के लिए हम क्या लिखें शॉर्ट में, कॉस्ट और मार्केट, विच एवर इज, ये लिख दो बेटा, चलेगा अभी एग्जाम में तो चलेगा। अब बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट कुल है 2750, उसमें हेल्ड टू मैच्योरिटी है 25% और अदर्स है 75%। ये हम बेटा कल कर, अभी पिछले वीडियो में कर चुके, 2750 इंटू 75%, ये बेटा है 2062.5, इसकी वैल्यू है मार्केट में 1800, ये है बेटा कॉस्ट, ये है मार्केट वैल्यू। तो हमें यहाँ पर 262.5 का प्रोविजन टू बी मेड बेटा, इतने का बनाना पड़ेगा प्रोविजन 262.5, ये मैंने रफली बना दिया 262.5। तो बेटा प्रोविजन ऑन एडवांसेस, अब यहाँ पर ये प्रोविजन में 592.5 का है, ये बेटा प्रोविजन एडवांसेस 592.5 हो गया। और प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट खरीदे 2062 में थे, कॉस्ट 2062.5, उसकी मार्केट वैल्यू 1800, तो मैं 262.5 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट 262.5। तो 592.5 प्लस 262.5 ये हुआ 855 का हुआ टोटल प्रोविजन, ठीक है बेटा, ये हो गया। तो बेटा आप देखिए बस ये आपका देखिए आपकी इंटरेस्ट इनकम 1400 प्लस 400 प्लस 1040 प्लस 840 प्लस 150 3830। बेटा मैं स्पीड से कर रहा हूँ, कुछ मिस्टेक हो सकती है मेरी, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह, तो ठीक है बेटा 3830 मैंने यहाँ पर ले लिया इंटरेस्ट अर्न 3830। अदर इनकम, अदर इनकम में लेता हूँ बेटा
75 प्लस 118 प्लस 82 प्लस 27 माइनस 52, 250 की है अदर इनकम। बेटा अदर इनकम मैंने यहां ले ली, तो ये प्लस 3830 मिलाकर टोटल हो गया 4080। हाँ बेटा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड तो हमें टोटल 2720 दिया हुआ ही है, इसमें कुछ है ही नहीं, 2720 का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल, अदर एक्सपेंस का टोटल हमारा है बेटा 2340, बहुत ज़्यादा हो गया खर्चा, लॉस आने वाला है 2340। और प्रोविजन हमारा 855 मैंने निकाल ही रखा है। अब बेटा देखो 2720 प्लस 2340 प्लस 855, ये हमारा है 5915। बेटा 5915 की एक्सपेंसेस है, जबकि इनकम 4080 ही है, लॉस आ गया 1835। ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, और जब प्रॉफिट नहीं है तो ट्रांसफर रिजर्व भी नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। बस बेटा ये हमने किया एक क्वेश्चन पीएनएल का, ठीक है बेटा, रिवीजन में इतना स्पीड से करवाना होगा, ठीक है बेटा। अब आता है बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 12 तक 1 डजन शेड्यूल है, 1 डजन बैलेंस शीट में कितनी, 1 डजन, क्योंकि शेड्यूल 13 से स्टार्ट होता है पीएनएल, शेड्यूल 13 से, और शेड्यूल 13 के पहले 1 से लेके 12 तक बैलेंस शीट है, 12 मतलब 1 डजन शेड्यूल है। उसमें भी जो 12 नंबर है वो बैलेंस शीट के बाहर आती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का शेड्यूल 12 है। बेटा आप शेड्यूल 1 से लेके, बेटा इसमें असेट जो आती है ना, पहले लायबिलिटी फिर असेट। बेटा इसमें जो लायबिलिटी साइड है ये है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, जो कैपिटल ज़्यादा परमानेंट है वो पहले लिखो, जो बैंक के पास आ गई और हमेशा हमेशा रहेगी वो परमानेंट है उसको पहले लिखो, और जो लेस परमानेंट है लास्ट में। लेकिन असेट में बैंक में लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो जो ज़्यादा लिक्विड उसको पहले लिखो, जो कम लिक्विड उसको बाद में लिखो। तो आपको ये सीरियल पता है बेटा। यहाँ पर आता है सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेड्यूल 1, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल 2। बेटा शेयर कैपिटल परमानेंट होती है, एक बार आगे से आ गई। फिर बैंक के जो प्रॉफिट होते हैं शेयर होल्डर के, वो प्रॉफिट भी बैंक के पास हमेशा होते हैं, जब तक बैंक ना चाहे वो बाहर नहीं जाएंगे। तो रिजर्व सरप्लस भी, और इसमें कई रिजर्व तो परमानेंट होते हैं, लाइक स्टेचुटरी रिजर्व इसी में होता है, तो वो तो परमानेंट होता है, हमेशा रहता है बैंक के पास, तो वो शेड्यूल 2 में आ जाएगा बेटा। उसके बाद डिपॉजिट्स शेड्यूल 3 में, जो बैंक ने पब्लिक से डिपॉजिट लिए हैं, जिसके दम पर बैंक चलता है, बैंक चलता ही इनके दम पर है, ये तो बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, ये ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा होता है, ये ज़्यादा होता है, बैंक इसी दम पर चलता है। ये डिपॉजिट मतलब बैंक इसी फंड पर चलता है, तो ये डिपॉजिट भी, इसमें एफडी तो बहुत लंबे समय के लिए होती है, और ये डिपॉजिट। उसके बाद बोरोइंग, यदि बैंक ने किसी दूसरे बैंक से बोरोइंग की हुई है, वैसे बैंक बोरोइंग करता नहीं, करता भी है तो बहुत बहुत कम समय के लिए, इसलिए ये बहुत जल्दी ही वापस करना पड़ता है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म है। और लास्ट में अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी में क्या आता है, जैसे डीडी बनवाया, ट्रेवलर चेक बनवाए, ये यहाँ पर बिल्स पेबल के नाम से आ जाते हैं, डीडी और ट्रेवलर चेक। बेटा डीडी का पैसा आपने आईसीआईसीआई के ना, अपना आईसीएसआई हो कंपनी सेक्रेटरी, या आईसीआई हो इंस्टीट्यूट ऑफ सीएफ इंडिया, उसके नाम डीडी बनवाया, तो क्या होगा, वो मनी बैंक के पास गई जरूर है, पर जैसे आईसीआई वो डीडी लगाएगा, उसकी मनी बैंक उसको भेज देगा, तो वो मनी बैंक के पास बहुत कम समय के लिए आती है, तो वो बिल्स पेबल के नाम से लिखी जाती है, वो सबसे कम समय के लिए बैंक के पास होती है, इसलिए सबसे लास्ट में लिखा गया, पर वो बैंक की लायबिलिटी है। इसके बाद असेट में सबसे लिक्विड, सबसे ज़्यादा रेडीली अवेलेबल अमाउंट, जो डिपॉजिटर जैसी पैसा मांगने आए तो उसको कहाँ से सबसे पहले मनी देंगे, वो लिक्विडी, तो कैश इन हैंड, बैंक के पास जो तिजोरी में कैश है वो कैश इन हैंड, एंड बैलेंस विद आरबीआई। बेटा आरबीआई की मनी भी जो होती है ना सीआरआर वाली, वो मनी भी बैंक के लॉकर में नहीं होती, वो होती आरबीआई के लिए, पर रखी तो लॉकर में होती है, तो कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई। उसके बाद कैश, यहाँ पर मनी एट कॉल, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, एंड बैलेंस विथ अदर बैंक। बेटा मनी एट कॉल मतलब इस बैंक ने कुछ कम समय के लिए दूसरे बैंक को, दूसरी ब्रांच को रुपया उधार दे रखा है कम समय के लिए, वो मनी एट कॉल जब चाहे तो वो वापस मंगवा सकते हैं, मैंने बताया था। तो मनी जब दूसरे बैंक को बहुत कम समय के लिए दी है और जब उससे मांगेंगे तब हमें वो वापस दे देगा, उसको बोलते हैं मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस। वो भी बैंक की असेट है, वो जल्दी ही बैंक के पास आ सकती है, लाइक कैश इन हैंड है वो, पर वो नीचे आएगा शेड्यूल 7 में। और बैलेंस दूसरे बैंक में रुपया जमा रखा है करंट अकाउंट में वगैरह में, तो वो भी बैंक दूसरे बैंक से जब चाहे तब ले सकता है, वो भी कैश इन हैंड जैसा ही है, पर वो कैश तो नहीं है, इसलिए शेड्यूल 7 में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये भी लिक्विड होते हैं,
इसमें से 75% इन्वेस्टमेंट जो होते हैं मिनिमम, वो तो जल्दी ही रिलाइजेबल होते हैं, जिसको जल्दी ही बेचने का इरादा होता है, तो ये भी लिक्विड असेट है, वो शेड्यूल नंबर 8 में आएंगे। फिर 9 में आएंगे एडवांसेज। इस बैंक ने जो एडवांसेज दिए हुए हैं वो हम अभी शेड्यूल बनाएंगे, और फिक्स्ड असेट, और लास्ट में अदर असेट। ये है बेटा, ये फॉर्मेट तो रटना पड़ेगा। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में आती है, और उसके बाद बिल फॉर कलेक्शन बैलेंस शीट के बाहर आता है बाय वे ऑफ नोट। बिल फॉर कलेक्शन, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं, जस्ट बाय वे ऑफ नोट यहां पर आता है कि बैंक के पास इतने बिल आए हुए हैं कलेक्शन के लिए। ठीक है बेटा, तो इसको लेकर के मैंने सोचा है कि क्यों ना हम एक काम करें, एक क्वेश्चन ही कर डालें। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या, क्वेश्चन कराऊं कि नहीं कराऊं बेटा, बहुत इजी है। अब ये भी हो सकता है कि मैं बस आपको बताते जाऊं कि ये कहां पर क्या क्या आएगा। यहां पर ये भी हो सकता है कि मैं आपको बताते जाऊं, क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे मैं बता दूं कि ये आप कर सकते हैं बेटा, मैं आपको शेड्यूल, जैसे शेड्यूल मैंने बना दी, ये नीचे बना दी शेड्यूल फॉर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग, अदर लायबिलिटी, कैश इन बैलेंस आरबीआई, बैलेंस रिजर्व बैंक, ये मैंने सारी बना रखी शेड्यूल। तो बेटा हम सिर्फ नंबर सोच लें कि कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है, तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि बेटा आपके पास टाइम की कमी है, मेरे पास नहीं, मैं तो फ्री एंड खाली बैठा हूँ बेटा, आपके बगैर मैं क्या करूँ। पहले तो हम 5-5 घंटे साथ रहते थे, अब तो यहाँ पर क्या करें, अकेले ही बेटा पढ़ाना पड़ता है। देखिए तो बेटा सबसे पहले ये शेयर के बिल है, ये आ जाएगी शेड्यूल नंबर 1 में। स्टेशनरी रिजर्व बेटा ये शेड्यूल 2 में। नेट प्रॉफिट क्या करूं, मैं लेते जाऊं, चलो एक काम करते हैं ना बेटा, आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो तो मैं तो कर लेता हूं। ये 19,800 शेयर कैपिटल इन 1000 है, तो मैंने यहां ले लिया 19,800, डिटेल नहीं लिखी मैंने। अब बेटा दूसरा है रिजर्व 23,100, ये मैंने लिया इधर रिजर्व एंड सरप्लस में, इनर कॉलम में 23,100, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ना है। फिर बेटा अगला है नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट इस साल का है बेटा, ये प्रॉफिट इस साल का है, और उसके नीचे पीएनएल दिया हुआ है, ये ओपनिंग पीएनएल है और ये फॉर द ईयर है ना बेटा। तो हम, और ये बिफोर अप्रोप्रिएशन मिल रहे, इसमें से अप्रोप्रिएशन अभी नहीं हुए, और ओपनिंग पीएनएल कितना 41,200, और इस साल का प्रॉफिट 15,000 है। बेटा मैं अब काम कर रहा हूँ, ध्यान दो, मैं यहीं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाना थोड़ा बेहतर माना। ये पीएनएल है, ये 41,200 है ओपनिंग, ठीक है बेटा, ये ओपनिंग पीएनएल है। इसमें मैंने नेट प्रॉफिट जोड़ना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये मैंने इसमें जोड़ दिया बेटा 15,000। इसमें से ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एट द रेट ऑफ 20%, बेटा 3,000 यहां से लेस करके यहां 3,000 जोड़ना पड़ेगा, तो ये रिजर्व हो जाएगा 26,100। और पीएनएल बेटा, पीएनएल ओपनिंग कितना था 41,200, प्रॉफिट कितना हुआ 15,000, उसमें से 3 गया रिजर्व में, बचा 53,200, ये बाहर आ गया। बेटा उन्होंने कहा था कि ये प्रॉफिट है बिफोर अप्रोप्रिएशन, मतलब इसमें से अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है तो हमने आप कर दिया, अप्रोप्रिएशन ही तो है, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन, तो हमने वो अभी घटा हुआ नहीं था, तो हमने प्रॉफिट से लेस करके उसको ऊपर स्टैट्यूटरी रिजर्व में जोड़ दिया, प्रॉफिट कम हो गया, रिजर्व बढ़ गया। ठीक है बेटा, ये भी हमने नोट बना लिया। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला है फिक्स डिपॉजिट, अगला बेटा फिक्स डिपॉजिट आप देखते जाओ नोट्स के अंदर, अगला है बेटा फिक्स डिपॉजिट। ये बेटा फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट, ये बेटा तीनों आने वाले हैं शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स में, तो मैं यहाँ लेने वाला हूँ डिपॉजिट की शेड्यूल 3। बेटा यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट, बेटा मैं अब ना कराऊँ तो भी चलेगा, सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट, ठीक है बेटा, चलेगा ना। हाँ सर आप बस ये बताते हो, खास खास बातें बता दो, आप कर लोगे, ठीक है बेटा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। फिर बेटा ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ओहो ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी है और क्रेडिट भी है। क्रेडिट है मतलब पब्लिक का जमा है तो ये डिपॉजिट में आ गया, और डेबिट है तो ये सीसी एंड ओवरड्राफ्ट में आएगा, ये लोन्स एंड लोन्स में आएगा बेटा, सीसी एंड ओवरड्राफ्ट लोन्स, ये लोन्स में आएगा। मैं यहाँ पर आएगा बेटा, पहले आता है बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये आता है लोन में, फिर सीसी एंड ओवरड्राफ्ट, और फिर बेटा आता है इसमें टर्म लोन। तो बेटा ये तो जो 2800 है ना, ये ओवरड्राफ्ट है, तो ये 2800 इसमें आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक, अगला पॉइंट क्या है बेटा, बोरिंग फ्रॉम, ये है बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक, ये बेटा कहाँ आएगा, अदर, सॉरी बोरिंग 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 बोरिंग, एक बोरिंग की अपनी शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 बोरिंग, बिल्स पेबल शेड्यूल 5 अदर लायबिलिटी, सीसी ये असेट है, ये एडवांसेस शेड्यूल 9, कैश इन हैंड शेड्यूल 6, फिर कैश विद आरबीआई शेड्यूल 6,
कैश विद अदर बैंक शेड्यूल 7, मनी एट कॉल शेड्यूल 7, गोल्ड, बेटा गलती से गोल्ड इधर आ गया है, वो गोल्ड यहाँ है, ये आएगा इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर, इन्वेस्टमेंट की शेड्यूल नंबर 8, गवर्नमेंट सिक्योरिटी शेड्यूल नंबर 8, प्रीमाइसेस फिक्स्ड असेट नंबर 10, फर्नीचर प्रीमाइसेस फिक्स्ड असेट 10, टर्म लोन एडवांस से शेड्यूल नंबर 9। बट अब क्या बताऊं इसके अंदर, अब क्या बोला है, मैं एक खास बात बताना चाहता हूं इसमें बस बेटा। तो अब क्या बोला है, नेसेसरी ट्रांसफर इज टू बी मेड फ्रॉम कैश विद अदर बैंक टू मेंटेन 3%। बेटा ये अब एक्चुअल में 4% हो गया है, पर क्वेश्चन में 3% दिया है, इसको मैं 4 कर सकता हूं। 4% कैश रिजर्व ऑन फिक्स सेविंग एंड करंट अकाउंट विद आरबीआई। बेटा ये क्या है कि 4% सीआरआर होना चाहिए, कैश विद आरबीआई 4% तक हो जाना चाहिए। यदि नहीं है, वो किसका, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट का 4% होना चाहिए विद आरबीआई। नहीं है तो आप क्या करो, नेसेसरी ट्रांसफर इज टू बी मेड फ्रॉम कैश विद अदर बैंक। बेटा ये पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेना। तो क्या है, देखो बेटा क्या है, इसको मैं बनाता हूं वर्किंग नोट, इसका बेटा वर्किंग नोट बनाता हूं मैं, बेहतर होगा वर्किंग नोट बना दूं, ठीक है। मैं ऐसे ही बनाता हूं समझाने के लिए। बेटा बेटा आपको मैं सिर्फ ये आपको काम नहीं आने वाला, क्योंकि आपको क्वेश्चन खुद करना है। ये पीडीएफ भी मुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मैं पीडीएफ भी नहीं भेजूंगा बेटा, ये क्वेश्चन आप ही को करना है। मैं जस्ट रफ वर्क बता रहा हूँ बेटा। क्या है, जैसे आपको कहाँ करवाऊँ, ये देखो बेटा, जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट है 51,700, आपका सेविंग डिपॉजिट है 45,000 और आपका डिमांड डिपॉजिट है 52,012। ये है टोटल डिपॉजिट, है ना बेटा। देखो 51,700 प्लस 45,000 प्लस 52012, बेटा ये 148,712 है। ये है टोटल डिपॉजिट, इसका 4%, इसका 4% करो तो आता है 5948। बेटा अभी 4% है, पहले 3% हो रहा होगा, अभी तो 4% है। 5948 ये बैलेंस विथ आरबीआई होना चाहिए, इतना होना चाहिए बेटा। लेकिन बैलेंस विथ आरबीआई है कितना, देखो जरा, बैलेंस विथ आरबीआई, कैश विथ आरबीआई बेटा अभी 3788 है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, 5948 बैलेंस विथ आरबीआई होना चाहिए और अभी है 3788, कम पड़ रहा है 2160, ये शॉर्ट पड़ रहा है। तो क्या करो बेटा, क्या करो, ये कैश विथ अदर बैंक 15,587 है, बैलेंस विथ अदर बैंक बेटा इसमें से 2160 घटा दो, और ये बैलेंस विथ आरबीआई, ये 21 बैलेंस विथ आरबीआई बेटा, बैलेंस विथ आरबीआई अभी है 2788, ये 2160 यहां से लेस करके यहां जोड़ दो। तो बेटा बैलेंस विथ अदर बैंक कम हो जाएगा 2160 से, और बैलेंस विथ आरबीआई बढ़ जाएगा, और आरबीआई का बैलेंस यहां पहुंच जाएगा, और ये फिर शेड्यूल नंबर 6 में आ जाएगा, और ये बैलेंस विथ अदर बैंक जो बचेगा ये शेड्यूल नंबर 7 में आ जाएगा। बेटा ये पॉइंट उन्होंने दिया है, ये आप समझ जाएंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, बिल फॉर, बेटा मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आप समझ रहे हैं बेटा। फिर उसके बाद बिल फॉर कलेक्शन, बेटा फिर क्या है, बिल फॉर कलेक्शन, ये बाय वे ऑफ नोट आता है। अच्छा एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट, ये है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, आपको पता है बेटा हमने पिछले लेक्चर पढ़ाई है, लास्ट में ये पढ़ा था, ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, ये शेड्यूल 12 में आ जाएगी। अच्छा डेप्रिसिएशन चार्ज्ड लग चुका है, तो इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में भी ये डेप्रिसिएशन घटा हुआ है और फिक्स्ड एसेट से भी डेप्रिसिएशन घटा हुआ है। अब चाहो तो फिक्स्ड एसेट में जोड़कर फिर से घटा दो, चाहो तो फिक्स्ड एसेट में 110 और 78 जो घटा हुआ है, ये जो फिक्स्ड एसेट ऊपर दी गई है उसमें डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, या तो अब इनर कॉलम में जोड़कर वापस बिफोर डेप्रिसिएशन ले आओ और फिर डेप्रिसिएशन लेस कर दो। पर डब्ल्यूडीवी जो बैलेंस शीट में दी है, ट्रायल बैलेंस में दी है, वो सही है, आफ्टर डेप्रिसिएशन है। अच्छा बेटा अब देखो 50% ऑफ टर्म लोन, अच्छा ये पॉइंट देखिए, लोन एडवांसेस का पॉइंट बेटा, लोन्स एडवांसेस का मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है बेटा। लोन्स एंड एडवांसेस बेटा, लोन्स एंड एडवांसेस जो भी आएंगे मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा। ये बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, सीसी एंड ओवरड्राफ्ट, उसके बाद टर्म लोन, बेटा ये आया टोटल लोन्स, ये हो गया लोन अकाउंट हेड वाइज। बेटा इसी लोन को मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मुझे पता नहीं ये लोन का अमाउंट कितना आने वाला, पर जो अमाउंट लोन का यहाँ आया है बेटा, यहाँ जो आया है लोन का अमाउंट, लोन एडवांसेस, वो बेटा यहाँ भी लिख दो। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, कितना लोन सिक्योर्ड है टेंजिबल एसेट से, कितना
सिक्योर्ड बाय बैंक एंड गवर्नमेंट गारंटी, गारंटी बाय बैंक एंड गवर्नमेंट। यदि ऐसे लोन है जिस पर कोई टेंजिबल एसेट की सिक्योरिटी है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी है, गोल्ड की सिक्योरिटी है, तो वो आ गया सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट। पर किसी की टेंजिबल एसेट की सिक्योरिटी ना होकर के गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये लोन हम पे करेंगे, सामने वाला पे नहीं करेगा, तो वो हो गया सिक्योर्ड बाय गारंटी, वो यहाँ जाएगा। और अनसिक्योर्ड लोन यहाँ दिखा दो, तो ये हो गया उसी लोन का जो ऊपर आया है, इसी का ब्रेकअप सिक्योरिटी वाइज। फिर उसी लोन का वही का वही लोन फिर से आएगा, और फिर सेक्टर वाइज कितना लोन दिया है, प्रायोरिटी सेक्टर में कितना लोन दिया है, दूसरे बैंकों को बैंकिंग सेक्टर में कितना लोन दिया है, पब्लिक सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट्स को, और कितना अदर लोन है। ये आ गया लोन सेक्टर वाइज। तो ये लोन का ब्रेकअप है सेक्टर वाइज, ये लोन का ब्रेकअप है सिक्योरिटी वाइज, और ये लोन है अकाउंट हेड वाइज। ये शेड्यूल 9 में ही आता है। तो शेड्यूल 9 में उन्होंने हमको नीचे दिया हुआ है, जो ब्रेकअप दिया है बेटा वो आपको दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, ये जो लोन्स का दिया हुआ है सिक्योरिटी वाइज, कैसे दिया बेटा देखो, वो आपको मुझे बताने की जरूरत है नहीं बेटा। लोन जो टोटल एडवांस है वो यहाँ आ जाएंगे। फिर क्या बोला है, 50% ऑफ टर्म लोन आर सिक्योर्ड बाय गारंटी, 50% ऑफ टर्म लोन सिक्योर्ड बाय गारंटी बेटा वो यहाँ आ जाएगा। और फिर क्या बोला है, 10% ऑफ सीसी इज अनसिक्योर्ड, 10% ऑफ सीसी ये बेटा अनसिक्योर्ड में आ जाएगा। और बचा हुआ पूरा आ जाएगा सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट मान लेंगे बेटा। इस तरह से आपका ब्रेकअप हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया रिगार्डिंग बैलेंस शीट बेटा, इससे ज़्यादा बताना संभव नहीं और उतना आपके लिए काफ़ी है। अब जो समझाने लायक बात है बेटा वो है जिस पर मुझे समझाना ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मेट में पीएनएल बैलेंस शीट में क्या बताऊं आपको, तो फॉर्मेट याद करना है और फिल द ब्लैंक करना है। अब बेटा बचा है कैपिटल एडुकेसी नॉर्म, इसको समझाना बचा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका लॉजिक हम भूल जाते हैं बेटा। फॉर्मेट में कोई लॉजिक नहीं होता, वो तो आपको बस रट के फिल इन द ब्लैंक करना है, और उसको बनाना कोई टिपिकल टास्क है भी नहीं। मैंने जो पॉइंट है वो बता भी दिए। हाँ, बैलेंस शीट में एक पॉइंट मैं जरूर बता दूंगा, एक और ध्यान रखिए बेटा, मॉड्यूल ने एक गलती की हुई है बेटा। जैसे ये है डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस, ये टीबी है, यहाँ पर करंट अकाउंट दिया हुआ है, करंट अकाउंट बेटा। करंट अकाउंट में ये क्रेडिट है 6 लाख, ये टीबी के बाहर। और बेटा क्या लिखा है, करंट अकाउंट इंक्लूड्स few accounts overdrawn to the extent of, ये कितना है 60 लाख, कितना है, अरे जो भी अमाउंट लिया बेटा हमने 6 लाख है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 2 लाख। बेटा ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा, दो जगह आया है और मॉड्यूल ने तो इसको गलत ही कर रखा है। और बार बार मुझे बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है, मैं बोलता हूँ बेटा गलत है। देखिए 6 लाख बेटा करंट अकाउंट में, हमारे पास करंट अकाउंट में कुछ लोगों के बैलेंस डेबिट चल रहे हैं 2 लाख से, बेटा ओवरड्रॉन है। तो बेटा होना क्या चाहता, करंट अकाउंट में जिसके ओवरड्रॉन है उनके बैलेंस डेबिट यहाँ आने थे, और जिनका डिपॉजिट है उनके बैलेंसेस यहाँ आने थे। उन्होंने क्या किया बेटा, दोनों को नेट कर दिया। ये करंट अकाउंट जो है यहाँ डेबिट दिया हुआ ही नहीं है, जबकि ये ओवरड्रॉन है, मतलब ओडी है। करंट अकाउंट इंक्लूड फ्यू अकाउंट्स ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन मतलब ये 2 लाख की ओडी है। ये ओडी यहाँ पर फिर आई क्यों नहीं, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब ओडी होता है, वो क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बेटा क्या किया, ये जो 6 लाख है इसी में ये 2 लाख इंक्लूड है, इंक्लूड है मतलब एडजस्टेड है। इसका मतलब बेटा अब इससे ज़्यादा क्या बताऊं बेटा, एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में था कि बेटा हमारे पास 8 लाख के क्रेडिट बैलेंसेस हैं करंट अकाउंट में, मतलब डिपॉजिट पड़ा हुआ है, और 2 लाख का हमारे पास डेबिट पड़ा है, मतलब ओवरड्रॉन है, ये ओडी है। इन्होंने क्या करा बेटा, ये भी करंट अकाउंट, ये भी करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस, ये करंट के डेबिट, इन्होंने दोनों को नेट कर दिया। नेट करके कितना लिख दिया, 6 लाख लिख दिया। बेटा हम 6 लाख को वापस 8 लाख में लेंगे, इसमें 2 लाख एडजस्टेड मतलब फटा हुआ है, तो इसमें 2 लाख जोड़ दो और 2 लाख यहां दिखा दो, तो हमारा डिपॉजिट कितने हो जाएंगे 8 लाख, और ये ओडी हो जाएगा 2 लाख। तो आपको ये ध्यान रखना है, मॉड्यूल में कुछ भी किया हो इसको ध्यान नहीं देना बेटा, ठीक है। ये मैंने आपको करेक्शन बता दिया, एक पॉइंट बता दिया जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते थे। ये हमारा बैलेंस शीट वाला पार्ट भी खत्म हो गया बेटा। अब आता है कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, ठीक है बेटा। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म का क्या होता है मतलब समझते हैं, क्योंकि इस चीज़ में थोड़ा चीज़ें लॉजिक से बनती है, इसलिए मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा बेटा। बेटा देखिए क्या होता है कैपिटल, एवरी बैंक मस्ट हैव इनफ कैपिटल। बेटा क्या है, मैं आपको
बताना चाहता हूँ फिर से पूरा लॉजिक से। बेटा आपके पास दो बैंक है, ए बैंक जिसमें कैपिटल जीरो है ना, कैपिटल जीरो है और डिपॉजिट पब्लिक से 80 लाख आए हुए हैं, और यहाँ पर भी 80 लाख असेट होगी। यहाँ पर बी बैंक है जहाँ पे 10 लाख रुपया लगाए शेयर होल्डर का, 70 लाख डिपॉजिट है और असेट यहाँ पर भी 80 लाख की है। बेटा यहाँ पर 10 लाख की कैपिटल है और यहाँ कैपिटल जीरो है, ये दिख रहा है आपको। हाँ बेटा, अब यदि आपको डिपॉजिट करना पड़े, आपको अपनी मनी किसी बैंक में जमा करनी, तो आप किस बैंक में जमा करना पसंद करेंगे, ए बैंक में या बी बैंक में? दोनों जगह असेट सेम है, दोनों जगह असेट सेम होने, लेकिन देखा बी में 10 लाख की केबल है। बेटा कल को ये लोन डूब यहाँ भी सकता है, डूब यहाँ भी सकता है, डिपॉजिट एडवांसेस डूब सकते हैं, दोनों बैंक में रिस्क बराबर होती है। डिपॉजिट एडवांसेस यहाँ भी 80 के है, एडवांसेस यहाँ भी 80 के। बेटा यहाँ पर यदि एडवांसेस डूबे तो 10 लाख तक का घाटा तो शेयर होल्डर बीयर करेंगे, और उसके बाद नंबर आएगा डिपॉजिटर का। और यदि ए बैंक में ये डूबा तो पहला नंबर ही डिपॉजिटर का आ जाएगा। तो डिपॉजिट करना ज्यादा सेफ है बी बैंक में, क्योंकि वहां पर ऑनर्स कैपिटल है, तो ऑनर की कैपिटल होना डिपॉजिटर के लिए सेफगार्ड होता है। तो बेटा रूल बना दिया गया, एवरी बैंक मस्ट हैव इनफ कैपिटल। ऐसा नहीं चलेगा कि कैपिटल जीरो बटे सन्नाटा हो, हर बैंक की पर्याप्त पूंजी होना चाहिए। एवरी बैंक मस्ट हैव एडिक्वेट कैपिटल, इनफ कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल, ताकि यदि एडवांसेस डूबे तो पहला घाटा ये बियर करे, उसके बाद नंबर आए डिपॉजिटर का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ रूल बने हैं कि एवरी बैंक मस्ट हैव इनफ कैपिटल। तो उसके लिए एक रेशो बना है, कैपिटल एडुकेसी रेशो या रिस्क वेटेड एसेट रेशो। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल फंड मतलब टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ये सब जीरो बटे सन्नाटा है बेटा, हर चीज समझना एक स्पेशल टास्क तो है, हर चीज बहुत अजीब है बेटा। जैसे पूंजी कितनी है ये तो हम समझ सकते हैं कि हाँ पूंजी कितनी है, कैपिटल बैंक में कितनी है वो ऊपर रखो, इसका एक रेशो तय कर दिया गया और वो है 9% होना चाहिए। ये रेशो मिनिमम 9% होना चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं हो, मिनिमम 9% रेशो होना चाहिए। ये बैंक की बिजनेस की साइज है, ये बैंक की असेट ज्यादा तो पूंजी भी ज्यादा होना चाहिए। और कुछ आइटम बैलेंस शीट के बाहर होते हैं बेटा, क्या? जैसे कि बैंक ने, बेटा अब ये क्या है रिविजन में उतना बताना पॉसिबल नहीं, बैंक ने बेटा गारंटी दे रखी है, बैंक ने गारंटी दे रखी है अपने कस्टमर के लिए, तो बैंक को गारंटी फीस मिल रही है। और पर बैंक की बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं आ गया, तो बैंक की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में, तो बेटा ये हो गया ऑफ बैलेंस शीट आइटम। यदि ये बैंक गारंटी भी बैंक का बिजनेस क्वांटम इंडिकेट करता है, ये बैंक गारंटी ज्यादा है तो कैपिटल भी ज्यादा होना चाहिए ना उसको, लॉस को कवर करने के लिए। बैंक गारंटी डूबी तो लॉस को कवर करने के लिए पूंजी हो। और ये असेट मतलब एडवांसेस, बैंक में असेट के नाम पर ज्यादातर क्या होता है, एडवांसेस, और कुछ इन्वेस्टमेंट भी होते हैं जिसमें भी रिस्क हो सकती है थोड़ी बहुत, किसी में होती किसी में नहीं। तो बेटा ये भी तो असेट में भी तो रिस्क होती है, ये डूबा तो इसके लिए भी तो सफिशिएंट पूंजी हो। और ये है बैलेंस शीट आइटम, ये है बैलेंस शीट आइटम, एडवांसेस वगैरह बैलेंस शीट में आते हैं और गारंटी वगैरह बैलेंस शीट में नहीं आती, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, इसके लिए भी इनफ कैपिटल हो, इसके लिए भी इनफ कैपिटल हो। तो ये है बैलेंस शीट आइटम, ये है ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ये कितने हैं, ये बिजनेस का क्वांटम तय करते हैं। यदि ये ज्यादा है तो कैपिटल भी ज्यादा हो, यदि ये 100 है तो ये 9 हो, ये 200 है तो ये 18 हो, ये 300 हो तो ये 27 हो। इस तरह से ये रेशियो होना चाहिए। समझ में आया बेटा? तो ये हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये हमने समझा क्या होता है कैपिटल एडुकेसी नॉर्म। बेटा इसका भी मुझे आपको पीडीएफ भेजने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मेट ओरिएंटेड है और बेटा आपके पास सब कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं। मैंने आपको लॉजिक बताना है वो मैंने बता दिया, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। क्या होता है बैलेंस शीट आइटम, क्या होता है ऑफ बैलेंस शीट आइटम। अब कैपिटल फंड, ये बेटा जो कैपिटल टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल में क्या क्या आता है, तो बेटा हम यहाँ पर लिखें, जैसे जो कैपिटल परमानेंट है एंड रेडी अवेलेबल, जो कैपिटल परमानेंट है जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, फुली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी परमानेंट है ना बेटा, ये परमानेंट है। और बेटा यहां पर तो ये अमाउंट यहां ले लो, टीयर 1 कैपिटल में जो कैपिटल परमानेंट है और रेडीली अवेलेबल है लॉस बियर करने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद जो स्ट्रेचरी रिजर्व है वो भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि वो भी परमानेंट है ना बेटा। कोई कैपिटल रिजर्व है अदर देन रिवैल्यूएशन रिजर्व, अदर देन रिवैल्यूएशन, बेटा वो भी यहां आ जाएगा।
बेटा रिवोल्यूशन रिजर्व नीचे आता है, रिवोल्यूशन रिजर्व। लेकिन बेटा रिवोल्यूशन रिजर्व परमानेंट नहीं होता। आज रिवोल्यूशन प्रॉफिट है, कल को रिवोल्यूशन में कमी भी आ सकती है और धीरे धीरे एसेट की वैल्यू में कमी आती है, तो इसमें से लेस 55% कर देते हैं और बाहर आता है बचा हुआ 45%। तो रिवोल्यूशन रिजर्व ज्यादा रिलायबल नहीं होता। आज रिवोल्यूशन प्रॉफिट है लेकिन कल को रिवोल्यूशन लॉस भी हो सकता है, मार्केट की वैल्यू में कमी भी आ सकती है और विद द पासेस ऑफ टाइम तो एसेट की वैल्यू में कमी आती है। तो रिवोल्यूशन रिजर्व लेते हैं टीयर 2 केबल में, लेकिन 55% घटाने के बाद 45% ही बाहर लेते हैं, वो भी रिवोल्यूशन रिजर्व। तो ऊपर आता है अदर कैपिटल रिजर्व जो रियलाइज हैं अदर देन रिवोल्यूशन रिजर्व। रिवोल्यूशन रिजर्व नीचे आता है टीयर 2 में और बाकी के कैपिटल रिजर्व टीयर 1 में आते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से। और कोई प्रोविजन फॉर लॉसेस, प्रोविजन फॉर लॉसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह टीयर 2 में आ जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से शेयर प्रीमियम परमानेंट होती है, टीयर 1 में आएगी। ठीक है बेटा, और जो प्रोविजन फॉर लॉसेस बेटा मैंने बताया, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ये है प्रोविजन फॉर लॉसेस, तो ये इधर टीयर 2 में आ जाएंगे बेटा, है ना, इस तरह से। अब बेटा यहां पर ये तो मैंने बताया क्या आता है टीयर 1 में, क्या आता है टीयर 2 में। ठीक है, ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं, कुछ ही आइटम ध्यान रख लो। ठीक है बेटा, अब बेटा जैसे असेट, अब असेट जैसे ये बेटा कैश इन हैंड है, कैश उसका अमाउंट है, पर बेटा इसमें कोई रिस्क, जीरो रिस्क है, तो इसके लिए कोई पूंजी नहीं चाहिए, तो इस असेट के लिए आपको जीरो वैल्यू लेके चलनी है, इसमें रिस्क जीरो है। बेटा यहां पर मैंने क्या कहा, यहाँ नीचे असेट आती है, यदि कैश है तो यहां पर यदि कैश है तो कैश के लिए कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैश में कोई रिस्क नहीं है, कैश में कोई लॉस नहीं होगा, तो उसके लिए पूंजी नहीं होगी तो भी चलेगा, इसलिए यहां पर कैश की वैल्यू जीरो रखेंगे हम। इस यहां पर वही असेट रखी जाएगी जिसके लिए पूंजी चाहिए, तो बेटा यहां पर हमें कैश में रिस्क जीरो है, इसीलिए हमने यहां पर क्या करना है, असेट और उसमें जुड़ी हुई रिस्क, कैश में रिस्क जीरो होती है। अच्छा बेटा, फिर बैलेंस विद आरबीआई, रिस्क बेटा जीरो। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। उसके बाद मनी एट कॉल, बेटा ये मनी तो दूसरे बैंक से तुरंत मंगाई जा सकती है, इसमें रिस्क 0% होती है, क्योंकि हम जब मंगाएंगे वो मनी बैंक सबसे पहले हमको देगा, तो इसमें रिस्क जीरो होती है बेटा। उसके बाद लोन्स टू स्टाफ, बेटा इसमें रिस्क जीरो है ना। फिर लोन टू गवर्नमेंट, रिस्क जीरो। लोन टू बेटा लोन गवर्नमेंट, लोन्स गारंटेड बाय गवर्नमेंट, गारंटेड बाय गवर्नमेंट, उसमें भी रिस्क जीरो। बेटा ये ध्यान रख लो किस किस में जीरो होती है, खास करके इसमें ध्यान रख लो जिसमें रिस्क जीरो होती है बेटा। ठीक है, अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें रिस्क 0%। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें रिस्क 0% होती है बेटा। हाँ लेकिन बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक, दूसरे बैंक में मनी है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद अदर बैंक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद अदर बैंक, इसमें भी रिस्क बेटा, इसमें 20% रिस्क मानी गई है। कितने परसेंट, दूसरे बैंक में रुपया जमा है बेटा, वो तो दूसरा बैंक डूब सकता है ना, तो दूसरे बैंक में बैंक बैलेंस है करंट अकाउंट में, दूसरे बैंक में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब एफडी कर रखी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो इसमें रिस्क मानी गई है 20% की। बेटा ध्यान रखना, आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना है। कैश इन हैंड जीरो रिस्क, कैश विद आरबीआई जीरो रिस्क, मनी एट कॉल दूसरे बैंक से तुरंत सबसे पहले मिलेगी जीरो रिस्क। लोन टू स्टाफ, स्टाफ को जब लोन देते हैं बेटा तो उनका पीएफ ग्रेच्युटी का पैसा बैंक के पास होता है, तो उसका लोन पूरा रिस्क फ्री होता है। लोन टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, रिस्क फ्री होता है। लोन्स गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, रिस्क फ्री होता है। बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी रिस्क फ्री होते हैं, लेकिन दूसरे बैंक में मनी है 20%। बेटा अदर जैसे फिक्स्ड एसेट हुई, अदर एडवांसेस हुए, है ना, इन सब में रिस्क मानी गई है 100%। ये सब असेट बेटा ये 100%, ये 20%, ये 20%, ये असेट जितनी ज्यादा होगी पूंजी उतनी ज्यादा चाहिए, तो ये है असेट, लेकिन रिस्क का मल्टीप्लाई करने के बाद, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिस्क वेटेड असेट। ये बेटा वेट है, ये वेट है ना, परसेंटेज लगाया मतलब वेट है, तो रिस्क का वेट लगाने के बाद आई असेट, तो रिस्क वेटेड असेट, रिस्क का मल्टीप्लाई करने के बाद वाली असेट
ये है रिस्क वेटेड असेट। ठीक है बेटा, कुछ याद आया होगा। ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इसके बाद क्या होता है बेटा, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, जैसे गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब क्या है, बैंक ने गारंटी दी हुई है, ये 100% होता है बेटा, इसमें रिस्क 100% होती है, ये भी 100% है। बस ये ध्यान रख लेना बेटा। अब जैसे, अब मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर भी ये करवा देता हूँ बेटा। एक कमर्शियल बैंक है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 करोड़ में है, स्टेचुरी रिजर्व 270 है, सॉरी 500 270, कैपिटल रिजर्व उसमें 16 करोड़ तो है ड्यू टू डिवेल्यूशन। ठीक है, असेट कैश विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक, अदर इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस गारंटेड बाय गवर्नमेंट, अदर्स, प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर, ऑफ बैलेंस शीट आइटम ये दोनों दिए हैं, गारंटी और एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट, ये सब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैंक की। ठीक है बेटा। अब जैसे बेटा इसके अंदर यदि हम देखें, यदि मैं आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन कराऊं फटाफट फटाफट बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 ये आ जाएगी टीयर 1 में, मैंने इजी वाला क्वेश्चन लिया है 500। अगला है बेटा स्टेचुरी रिजर्व 270, ये भी टीयर 1 में आएगा, 270 ये भी इसी में आएगा बेटा। उसके बाद कैपिटल रिजर्व 78 है, कैपिटल रिजर्व इसी में आएगा, लेकिन अदर देन 78 में से 16 तो रिवोल्यूशन है, तो 16 नीचे ले लो, यहां आ जाएगा। तो 78 में से 16 गया, बचा 62, यहां आ गया। और ये 16 में से, ये जो 16 है इसमें से 55% लेस कर दिया, लेस 55% लेस किया, तो जो बचा 45% 7.2, बस यही बाहर आ पाएगा। ठीक है ना बेटा, ये भी हो गया। उसके बाद कैश विथ आरबीआई 10, कैश विथ आरबीआई ये असेट है, ये रिस्क एसेट, कैश विथ आरबीआई बेटा, कैश विथ आरबीआई है 10, इसमें रिस्क 0%, तो यहां भी 0 आ जाएगा, इसके लिए कोई कैपिटल की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बेटा अगला है बैलेंस विथ अदर बैंक 18, बैलेंस विथ अदर बैंक 18, इसमें रिस्क मानी गई है 20%, तो 3.6, इसके लिए 3.6 ऐसी एसेट जिसमें रिस्क है, इसके लिए कैपिटल चाहिए। फिर अगली एसेट है अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट 36, ये तो 100% रिस्क है, अदर इन्वेस्टमेंट 36, इसमें रिस्क 100%, फुल 36 के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस गारंटेड बाय गवर्नमेंट, लोन्स गारंटेड बाय गवर्नमेंट रिस्क 0%, और अदर लोन्स रिस्क 100% है ना बेटा। तो ये लोन्स गारंटेड बाय गवर्नमेंट तो 16.5 है, और 5675, 5675, तो 5675 तो पूरी रिस्क है, और इसमें रिस्क 0 है। उसके बाद प्रीमाइसेस 78 का है, इसमें फुल रिस्क मानी गई है, ये बैलेंस शीट आइटम है प्रीमाइसेस 78, रिस्क मानी गई है 100%, 78 सारी फिक्स्ड एसेट की रिस्क 100% मानी गई है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम 800 और 4800 है, मतलब 5600 है, ये मैं लिख देता हूँ सीधे 5600 टोटल। ठीक है बेटा, 5600 टोटल। अब बेटा टीयर 1 टोटल करता हूं मैं बेटा, मैंने बाकी बातें बताई नहीं है, ये टीयर 1 का टोटल है 500 प्लस 270 प्लस 62, ये है 832, और टीयर 2 में तो सिर्फ 16 ही है। कुछ आइटम छूट गया हो तो बेटा कुछ मुझे सॉरी बोल देना, और मेरे ख्याल से छूटा तो नहीं है, जस्ट बेटा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मतलब एक इजी सा क्वेश्चन बेटा। ये और ध्यान रखना, यदि ये टीयर 2 900 आ जाती तो ये भी रूल है कि टीयर 2 का टोटल टीयर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि टीयर 2 900 आ भी गई तो हम 832 से ज़्यादा नहीं लेंगे, टीयर 2 का टोटल टीयर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो 832 प्लस 16, सॉरी ये 16 कहाँ से आ गया, 16 कहाँ से आ गया, 7.2 है, तो 832 और 7.2, 832 प्लस 7.2, ये है टीयर 1 टीयर 2 का कैपिटल, ये आ गया कैपिटल फंड। नीचे रिस्क वेटेड एसेट का टोटल लेना पड़ेगा अभी,
रिस्क वेट एसेट 3.6 3.6 प्लस 36 प्लस 5675 प्लस 78, ये है 5792.6 5792.6 प्लस 5800 कि ये है ऑफ बैलेंस शीट आइटम 5600 तो बेटा नीचे क्या आ गया 11392.6 और ऊपर क्या आ गया 832 प्लस 7.2 839.2 इंटू 100, ये 9% उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये डिवाइड बाय 11392.6 इंटू 100, ये 7.36% है। इट शुड बी 9% और मोर, बस ये नोट लगा के आ जाओ। ये है कैपिटल एडुकेशन रेशो। ठीक है बेटा, स्टूडेंट की डिमांड यही होती है कि सर कम से कम टाइम में रिवीजन करवाया जाए ताकि क्वेश्चन तो हम खुद कर लेंगे। तो बेटा बैलेंस शीट में ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ फॉर्मेट है। पीएनएल मैंने आपको एक बता ही दिया, पीएनएल के फंडे बता दिए और कैपिटल एडुकेसी नॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। ठीक है बेटा, तो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म पर आप मॉड्यूल जरूर कर लेना। ठीक है बेटा, आई थिंक इतना रिवीजन काफ़ी है। थैंक यू।